नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। इतने समय नेशनल इनकम का टॉपिक चल रहा है। इसमें कई प्रकार की अवधारणाओं का जिक्र हमने कर दिया है। जा करके आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें आपको जीडीपी मिल जाएगा, क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, मूल्यह्रास की अवधारणा क्या होती है जिसको अवमूल्यन हम कहते हैं, शुद्ध की अवधारणा क्या होती है, सकल की अवधारणा क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, सब कुछ पूरा डिटेल से चला हुआ है। मेरे प्यारे भाई, जा करके प्लेलिस्ट में क्लास देखें। देने क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज का जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम की हम गणना कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय की हम गणना कैसे करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना तीन विधियों से की जाती है। एक होता है उत्पादन विधि, दूसरा होता है आय विधि और तीसरा होता है व्यय विधि। तीनों विधियों को हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। आइए जरा समझते हैं। राष्ट्रीय आय की जो गणना है या मापन है वो तीन विधियों के माध्यम से किया जाता है। पहले लिख लेते हैं एक कौन सी तीन विधियां हैं, समझना जरा। पहली विधि है उत्पादन विधि। क्या बाबू? उत्पादन विधि। इसको हम मूल्यवर्धन विधि भी कह सकते हैं, या करके कर लीजिए मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि एकदम डिटेल से क्लास चल रहा है। आराम आराम से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक दूसरी विधि है जिसको हम क्या कहते हैं, आय विधि। क्या कहते हैं बाबू? आय विधि। ये इनकम मेथड के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। फिर एक लास्ट में आपको विधि मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, खर्च विधि, या इसको हम व्यय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यय विधि। अब एक एक विधियों को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एक लंबी हेडिंग आप डालिएगा, एक मोटी हेडिंग आप डालिएगा जिसका नाम क्या है, उत्पादन विधि या फिर मूल्यवर्धन विधि। अब लिख करके मूल्यवर्धन या करके मूल्यवर्धन विधि कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे और करिएगा उत्पादन विधि। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन। अब समझना जरा, ये उत्पादन विधि या फिर मूल्यवर्धन विधि क्या होती है। तो अगर मैं कहूं कि साहब एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, एक वित्तीय वर्ष में या एक निश्चित वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसी के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है। उत्पादन विधि के माध्यम से आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। उसी का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय का एक मापन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, एक एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में अंतिम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य का योग, का योग क्या कहलाता है कि राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आप समझ पा रहे हैं, एकदम जीडीपी की तरफ आगे पढ़ पा रहे होंगे आप। जैसे जब मास्टर ने आपको जीडीपी की परिभाषा बताया था, उसमें आपको क्या बताया गया था, यही बताया गया था कि एक घरेलू सीमा के भीतर, किसी देश की अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित वित्तीय वर्ष में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसी का अंतिम मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसी को जीडीपी कहते हैं।
लेकिन यहां पर आपसे कहा जा रहा है एक निश्चित वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये जो उत्पादन विधि है या फिर मूल्यवर्धन विधि है, इसके माध्यम से इस प्रकार की गणना हम करते हैं। अभी थोड़ा सा और समझना, जरा थोड़ा सा और समझिए। जैसे अगर हम कहें कि भाई अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था, देखिए आप जब हर चीजें पढ़े रहते हैं ना, पीछे प्लेलिस्ट में जो दिया गया है, अर्थव्यवस्था के हमने बताया था क्षेत्रक। क्या बताया था बाबू? क्षेत्रक। और उसमें हमने तीन क्षेत्रक बताया था मेनली, हालांकि छह बताया था, लेकिन मेनली तीन क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना? तो एक तो हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, और एक जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र, और एक आपका तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र। अब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक मिनट, जो प्राथमिक आपका क्षेत्र होगा, उस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कृषि क्षेत्र। फिर जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, इसको हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र होता है, इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब एक बात बताइए आप जरा, कृषि क्षेत्र में भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का, उद्योग क्षेत्र में भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुओं का उत्पादन, और सेवा क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होगा। क्या होगा? सेवाओं का उत्पादन होगा। तो हमने क्या बताया कि अंतिम वस्तु ले लेंगे, अंतिम, यहां पर ले लेंगे अंतिम वस्तु ले लेंगे, यहां पर अंतिम सेवा का मूल्य ले लेंगे, अंतिम सेवा का मूल्य ले लेंगे। ठीक है ना? अब मास्टर ने आपको तो यही बताया ना भैया कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसी का योग क्या कहलाएगा? आपका नेशनल इनकम कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है ना? अब एक काम करिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ऐसे कर लीजिए। कृषि क्षेत्र प्लस उद्योग क्षेत्र प्लस सेवा क्षेत्र। इतनी बातें क्लियर हुई ना? में लिखना जरा, में होने वाले, होने वाले अंतिम वस्तुओं एवं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। और ये जो नेशनल इनकम अब निकल रही है, वो किस माध्यम से निकल रही है? तो आपने बताना है कि साहब वो उत्पादन माध्यम से निकल रही है, उत्पादन विधि के माध्यम से निकल रही है। ठीक है ना? अब आपने उत्पादन कहाँ किया? प्राथमिक क्षेत्र में किया, द्वितीय क्षेत्र में किया, तृतीय क्षेत्र में किया। आपने कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में वस्तुओं का, अंतिम वस्तुओं का, वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं, सेवाओं, अंतिम सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य का योग होगा, वो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। और जो आपने ये प्रोसेस अपनाया ना, वो कैसे अपनाया? उत्पादन विधि के माध्यम से आपने अपनाया। कैसे अपनाया बाबू? उत्पादन मेथड या उत्पादन विधि के माध्यम से आपने अपनाया। इतनी बातें क्लियर ना? किसी प्रकार का कोई दुख दर्द या समस्या तो नहीं है ना? एक काम करते हैं जरा, अगर हम कहें कि भाई 17 रुपया, एक काम करते हैं, 17 रुपये का उत्पादन कहाँ पर हुआ? एग्रीकल्चर में हुआ। कितने रुपए का? 17 रुपये का। फिर अगर हम कहें कि 27 रुपये का उत्पादन कहाँ पर हुआ? उद्योग क्षेत्र में हुआ। कितने रुपए बाबू? 27 रुपये का। ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर हम कहें 7 7 14, और यहां पर कह लें कि भाई 56 रुपये का उत्पादन कहां पर हुआ? सेवा क्षेत्र में हुआ। तो हम कहते हैं कि भाई कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र में कितना हुआ? आपने बताया कि साहब 17 रुपये का उत्पादन। उद्योग क्षेत्र में कितना हुआ? 27 रुपये का साहब उत्पादन। सेवा क्षेत्र में कितना हुआ? 56 रुपये का उत्पादन। अब एक काम करना जरा, दोनों को जोड़ दे, तीनों को जोड़ दीजिए। तो जब हम
17, जब हम 27 और जब हम 56 जोड़ते हैं ना, तो ये कितना टोटल आएगा? 100 रुपया आएगा। कितना आएगा बाबू? 100 रुपया आएगा। ये क्या है? आपकी नेशनल इनकम है। क्या है बाबू? नेशनल इनकम है। और ये निकल कहाँ से रहा है कि हमने एग्रीकल्चर में इतना उत्पादन किया, उद्योग क्षेत्र में इतना उत्पादन किया और सेवा क्षेत्र में इतना उत्पादन किया, और इसी को जब हमने जोड़ दिया तो वही क्या निकल गया? उत्पादन विधि से उत्पादन विधि के माध्यम से नेशनल इनकम निकल गया। तो क्या ये समझ में आया उत्पादन विधि के माध्यम से कैसे नेशनल इनकम निकल रहा है? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक शब्द हमने दिया था, मूल्यवर्धन विधि। तो मूल्यवर्धन क्या विधि क्या होती है उसको जरा समझते हैं, है ना? तो ऐसे ही नोट लगा करके या फिर ऐसे ही थोड़ा सा मूल्यवर्धन विधि लिख लीजिएगा। आपका सेम वही एज इट इज वही है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर है कि हर स्तर पर जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है उसी को हम ऐड ऑन करके जीडीपी निकाल लेते हैं या फिर नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो जो मूल्यवर्धन होता है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मास्टर ने ये कहा कि भाई गेहूं का उत्पादन जो हुआ है, वो गेहूं का उत्पादन, चलिए गेहूं का जो मूल्य है वो मान लेते हैं कि कितना है? 20 रुपया है। कितना है बाबू? 20 रुपया है। ठीक है ना? तो ये प्रारंभिक मूल्य आपको गेहूं का उत्पादन का मूल्य, कच्चे पदार्थ का मूल्य मिल गया। ठीक। अब एक काम करते हैं कि गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? आटा बनाते हैं। और आटा आपके पास कितना रुपए का आ गया? 30 रुपए का आ गया, रुपया पर केजी का। ठीक है ना? लेकिन जब हम आटा से जब हम ब्रेड की तरफ जाते हैं, ब्रेड की तरफ, तो ब्रेड हमारा कितने रुपए का आता है? ये आपको बताना है कि साहब ये तो 40 रुपए का आता है। कितने का? 40 रुपए। अब आपको जब जो है नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा तो ये बताइए इसमें प्रारंभिक वस्तु कौन सी है? तो आपने बताना है कि साहब ये जो प्राथमिक वस्तु है, क्या है? प्राथमिक वस्तु। प्राथमिक वस्तु कौन है? गेहूं है प्राथमिक वस्तु। ठीक है ना? ये क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। ये क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। कौन? आटा जो है यह मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है ना? मध्यवर्ती वस्तु। जो अंतिम वस्तु है वो क्या है? अंतिम वस्तु ब्रेड है। अंतिम वस्तु। अब एक बताना, एक बात जरा बताना, जब हमने एक परिभाषा भी आपको लिखवाया था या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखवाया था और बोला था कि एक वर्ष के या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, तो हम डायरेक्टली या फिर ब्रेड के दाम ले लें जीडीपी को निकालते समय, या फिर हम जो है राष्ट्रीय आय निकालते समय, या फिर लास्ट में हम क्या ले लें? अंतिम रूप से ब्रेड का दाम ले लें। चूंकि ये अंतिम वस्तु है ना, हम अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर पहुंचना चाहते हैं। ये क्या है? मौद्रिक मूल्य है। क्या है बाबू? मौद्रिक मूल्य है। अब डायरेक्टली या तो हम इसको ले लें, या तो जो ए शब्द प्रयोग किया गया है मूल्यवर्धन विधि, मूल्यवर्धन विधि, इसको हम जीवीए के माध्यम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड के माध्यम से। तो यहां पर हम कैसे जाएंगे? तो हमारा जो प्राथमिक वस्तु या कच्चा पदार्थ है इसको हमने ले लिया कि भाई 20 रुपया हमारा कच्चा पदार्थ है गेहूं का। अब देखेंगे कि जितना मूल्य वर्धन हुआ है, जितना मूल्य ऐड हुआ है दूसरे वस्तु को बनने में, तो गेहूं से आटा बनने में कितना मूल्य वर्धन हुआ है? 20 से 30 गया है। तो आपने बताना है कि साहब ये 10 रुपए का मूल्य वर्धन हुआ है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आटा से जैसे आप ब्रेड पर जाएंगे तो 30 से 40 रुपए पर जाएंगे तो आपको फिर कितना मूल्यवर्धन दिखाई पड़ेगा? तो आपको 10 रुपया दिखाई पड़ेगा। अब एक काम करना जरा, प्राथमिक वस्तु या कच्चे पदार्थ में जो मूल्यवर्धन हुआ है उसको ऐड कर लीजिए। तो पहला जो आपका प्राथमिक मूल्य था वो कितना था? 20 रुपया, प्लस ए 10 रुपया, प्लस ए जो है 10 रुपया। अब आपको जोड़ने पर कितना आया? तो आपने बताया कि साहब ये तो 40 रुपया आया। ये जो हम विधि निकाल रहे हैं हमेशा मूल्यवर्धन को ऐड करके, मतलब कि जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको ऐड कर ले रहे हैं प्राथमिक वस्तु के मूल्य में, तो वो क्या कहला रहा है? मूल्यवर्धन विधि। तो यहां पर भी जीडीपी कितनी निकल गई, या फिर नेशनल जो इनकम है वो कितनी निकल गई? 40 रुपया। या फिर डायरेक्टली हमने कहा कि डायरेक्टली आप ब्रेड पे चले जाओ ना, अंतिम वस्तु की मौद्रिक मूल्य पर चले जाओ, तो ऐसे निकालोगे तो भी आपका 40 रुपया, इधर आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे तो भी आपका 40 रुपया। इतनी बातें क्लियर हुई ना?
तो ये जो है जीवीए के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और एक डायरेक्टली जब हम उत्पादन की प्रणालियों पर जाते हैं तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, जीडीपी की गणना। एक और एग्जांपल जरा समझिएगा, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि हर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सेटिस्फाई करूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझिएगा जरा। दूसरा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दूध है। क्या? दूध है। अब दूध ये तो कच्चा पदार्थ है, मान लेते हैं कि ये 50 रुपया केजी है। मुझे उम्मीद है कि 50 रुपया केजी होगा। भैंस वाला दूध ले लेते हैं, ठीक है ना। गाय का दूध शायद महंगा होगा, अभी तो मुझे नहीं पता, मैं दूध वगैरह बहुत कम पीता हूँ, है ना। ये 50 रुपया गाय का दूध है, भैंस का दूध है। अब दूध से हमने क्या बनाया? दूध से हमने खोया बनाया। क्या बनाया बाबू? खोया बनाया। अब एक खोया कितने रुपए केजी होगा? मुझे लग रहा है कि कम से कम 200 रुपया केजी होगा भाई, 1 केजी। और खोया बनाया, नहीं नहीं नहीं, खोया तो कम से कम 5 लीटर में तब जा करके जो है 1 किलो खोया निकलेगा। तो इसका जो मूल्य होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो खोया बनेगा वो कम से कम 100 रुपए का बनेगा। कितने रुपए का? 100 रुपए का बनेगा। तो एक सीमा में आप रखिए। तो खोया आपने 100 रुपए का बनाया। फिर खोया से आप क्या बनाओगे? खोया से हो सकता है आप गुजिया बना लो, या फिर हो सकता है आप पेड़ा बना लो। क्या बनाओगे? पेड़ा बनाओ। पेड़ा बना लीजिए। पेड़ा, पेड़ा समझ रहे हैं ना, ऐसे गोल आकार का ये होता है पेड़ा, ठीक है, ऐसे पेड़ा। अब जब पेड़ा जो बना हुआ है, एक कितने का बन के तैयार हुआ? 150 रुपए का। अब आप एक बात बताना जरा, जो पेड़ा है एक क्या है? अंतिम वस्तु है। क्या है बाबू? अंतिम वस्तु है। तो जब हम उत्पादन विधि के माध्यम से गणना कर रहे थे तो डायरेक्टली अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को ले रहे थे। अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को ले रहे थे, मतलब हमने 150 रुपया डायरेक्टली ले लिया जीडीपी अपने नेशनल इनकम में। उत्पादन विधि। लेकिन यहां पर मूल्यवर्धन विधि ये कहती है कि भाई जो प्राथमिक वस्तु है, इस प्राथमिक वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य है, प्राथमिक वस्तु, इसका मौद्रिक मूल्य कितना है? तो 50 रुपया है। अब एक बात बताइए जरा, दूसरी वस्तु को तैयार करने में, दूध से खोया बनने में कितना मूल्यवर्धन हुआ? 100 से 50 से 100 रुपया गया, तो आपने बताना है कि साहब 50 रुपये का मूल्यवर्धन हुआ। फिर उसके बाद 100 से 150 जाने में, मतलब खोया से पेड़ा बनने में कितना मूल्यवर्धन हुआ? तो आपने बताना है साहब 50 रुपये का मूल्यवर्धन हुआ। अब एक काम करिए, तीनों को जरा ऐड करिए, तो 50 50 50, मतलब कि जो है आपका जो मूल्यवर्धन सहित वो मौद्रिक मूल्य आया है वो कितना आया है? 150 रुपया। अब एक बात बताइए, डायरेक्टली अगर आप अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को ले लें या फिर मूल्यवर्धन को ऐड करें, तो भी आप नेशनल इनकम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये नेशनल इनकम का एक तरीका है जिसको हमने बताया उत्पादन विधि, ठीक है ना। अब एक काम करिए, उत्पादन विधि में कुछ जो है बातें आपको जाननी जरूरी हैं, कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनको जानना जरूरी हो, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिखना जरा, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि में कुछ आवश्यक बातें। अब समझना जाए कुछ आवश्यक बातें क्या है। पहला, आपने देखा कि उत्पादन विधि से हम जब नेशनल इनकम की गणना कर रहे थे, मापन कर रहे थे, तो उसमें मध्यवर्ती वस्तु को नहीं ले रहे थे। ये आपको लिखना है। क्या? इस विधि में या इस गणना में मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। शामिल नहीं किया जाता। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें हमेशा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। क्या? अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है।
ठीक है ना। चलें आगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इसमें हम पिछले वित्तीय वर्ष के वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल नहीं करते। मतलब कि हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के मौद्रिक वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ऐसा नहीं कि समझिएगा जरा, ये मैंने क्यों कहा, जैसे मान लेते हैं 2025-26, फिर उसके बाद आया 2026-27 आया, ठीक है ना, 2026-27। अब समस्या क्या है कि यहाँ पर आपने एक वस्तु लिया था, गेहूं से आटा, आटा ब्रेड आपने बनाया था। आपने क्या किया, या फिर आपने क्या किया था, कोई फर्नीचर वाला है या ये पेन है, इस पेन को आपने बनाया था। इस पेन का जो है मूल्य, या फिर आपने इसको राष्ट्रीय आय में 2025-26 में ही शामिल कर लिया। क्या फिर आप जो है 2026-27 में फिर शामिल करोगे? नहीं शामिल करोगे। तो यहां पर एक ही वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो लिखना जरा, एक ही वित्त वर्ष के वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। मतलब कि पिछले वित्त वर्ष के वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसका अर्थ ये भी निकलता है। फिर उसके बाद समझना जरा, जैसे कोई गृहिणी है, हमारे घर, आपके घर की जो महिलाएं हैं, हम लोगों के घर की महिलाएं, वो घरों में बेचारी बहुत काम करती हैं। कितना, बहुत ज़्यादा काम करती है। शायद वो काम कर पा रही हैं इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ। वो कम कर पा रही हैं शायद इसलिए आप बाहर जा कर के कमा पा रहे हैं। वो काम करती हैं, बच्चों का पालन पोषण, रोटी से लेकर के सारे खाने का मैनेजमेंट, पूरे घर का मैनेजमेंट, आस पड़ोस का भी मैनेजमेंट वो करती हैं। ठीक है ना, आस पास पड़ोस का मैनेजमेंट इन द सेंस बात व्यवहार वो बना करके रखती हैं, ताकि आपके घर कोई काम वगैरह पड़ता है तो 4 महिलाएं आपके घर आती हैं। ठीक है। तो ये समस्या क्या है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो वो जो गृहिणी हमारे घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके आय को शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता। तो लिखना जरा, गृहिणी के आय को, गृहिणी के कार्य को राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये आपसे भारत सरकार बोल रहा है कि गृहिणी कितना भी कार्य कर ले, उसका कोई भी मौद्रिक मूल्य नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि इनका एक मौद्रिक, निश्चित मौद्रिक मूल्य और ठीक ठाक निश्चित मौद्रिक मूल्य निकाला था। तो भारत सरकार कर रही कि कितनों भी काम कर लें, इनके जो है मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई महिला जाकर के दूसरे घर में काम कर रही है और वो उत्पादन कर रही है, बिल्कुल वो शामिल किया जाएगा। वो सेवा दे रही है, सेवाओं के माध्यम से उत्पादन वो कर रही है। ठीक है। एक चीज और समझना जरा यहां पर, कि अगर आपके पास जैसे बगीचा वगैरह है, क्या है, बगीचा। तो अगर आपके पास बगीचे हैं, या फिर आप फुलवारी वगैरह होती है ना, कि आसपास के गार्डन वगैरह, उसमें मान लीजिए कि आपने कोई फल फ्रूट्स का उत्पादन कर लिया, तो जो फल फ्रूट्स का उत्पादन आप अपने लिए कर रहे हो ना, उसको जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी पर्पज से कर रहे हो, अगर आप बेचने के पर्पज से कर रहे हो, तो वो नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। लेकिन आप निजी उपयोग के लिए अगर बगीचे लगा रखे हो, तो बगीचे में होने वाला, होने वाले उत्पादन यदि निजी उपयोग के लिए हैं, तो उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर। एक बात बताओ, आपने घर बना दिया तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं शामिल होगा।
मतलब कि जो पूंजीगत वस्तुएं, आपके जो सोना है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, आपने जो शेयर ले रखा है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, जमीन जो ले रखा है बार बार वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। तो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। लिखना जरा, पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। अब एक बात बताइए, आपने जो है सट्टा के माध्यम से कुछ उत्पादन किया, तो आप बोलोगे कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर दीजिए। जुआ के माध्यम से आपने जो 10 रुपया कमाया, तो आप बोलोगे कि हमारा उत्पादन हुआ है 10 रुपये का, शामिल कर दीजिए। तो बिल्कुल नहीं। तो लिखना जरा, जुआ, सट्टा, है ना, जुआ, सट्टा से हुआ उत्पादन का मूल्य शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। कितनी बातें क्लियर? तो ये कुछ राष्ट्रीय आय के बारे में हम बताया कि राष्ट्रीय आय का जो उत्पादन मेथड है वो किस प्रकार है। इतनी सारी बातों को आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना बाबू। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। अब एक काम करना है जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, आय विधि है। क्या है? आय विधि। थोड़ा सा क्या है आय विधि, समझिएगा जरा। आय विधि, ये आय विधि क्या है? तो जो भी इस विधि में उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले जितने भी कारक हैं, अब उन कारकों के माध्यम से जो भी क्या होगा, आय जनरेट होगी, उसको हम शामिल कर लेंगे और वो क्या कहलाएगा, आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय कहलाएगा। समझना जरा, उत्पादन की प्रक्रिया में, पहले लिख लीजिए, उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले कारक या से कारकों से उत्पन्न आय को शामिल किया जाता है। अब एक काम करना जरा, ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे करिए, उत्पादन की प्रक्रिया में कौन से कारक शामिल होते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया में एक तो आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि जैसे मान लेते हैं हम कि ए स्टूडियो, हम क्लास का उत्पादन कर रहे हैं ना, जो आपको तक क्लास पहुंच पा रही है उसका हम उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्पादन। तो उस उत्पादन, इस क्लास के उत्पादन के लिए किन किन कारकों की जरूरत पड़ती है, और उन उन कारकों से जो भी आय जनरेट होगी सबको हम जोड़ लेंगे, वो आय विधि से गणना हो जाएगी राष्ट्रीय आय की, ठीक है। तो भूमि की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इस स्टूडियो को हमने लगाया है ताकि क्लास का उत्पादन हो सके। तो कारक क्या हुआ, एक तो हमने जगह ले रखी है, एक भूमि ले रखी है या घर ले रखा है किराए पर, तो भूमि की जरूरत पड़ी। फिर हमको किसकी जरूरत पड़ी, तो हमको पूंजी की जरूरत पड़ी। किसकी बाबू? हमको पूंजी की जरूरत पड़ी। भाई हमने लोन लिया बैंक से, हमको पूंजी की जरूरत पड़ी। अचानक हमको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो पूंजी की जरूरत पड़ गई। फिर उसके बाद हमको जो है श्रम की जरूरत पड़ी,
किसकी जरूरत पड़ी? श्रम की जरूरत पड़ी, मतलब मजदूर की जरूरत पड़ी, हमको टेक्नीशियन की जरूरत पड़ी, टाइपिस्ट की जरूरत पड़ी, तो इन सब की हमको जरूरत पड़ी, तो हमने श्रम को हायर किया। फिर उसके बाद हम भाई काम अगर कर रहे हैं तो जो उद्यमी होगा, कौन? उद्यमी। उद्यमी, इसको लाभ की जरूरत होगी, तभी तो एक काम करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो एक काम करने, एक बात आप जरा बताना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर मिस करेगा आपसे। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने भूमि ले रखी है, अगर इस क्लास के उत्पादन के लिए जो आप तक क्लास पहुंच पा रहा है, तो उस भूमि का हम क्या पेड कर रहे हैं? आपने बताया साहब एक किराया हम पेड कर पा रहे हैं। क्या हम पेड कर रहे हैं? किराया। और एक किराया तो जो मकान मालिक है उसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। मतलब कि इस क्लास के उत्पादन से किस किस प्रकार की आय जनरेट हो रही है? तो एक तो आय जनरेट हो रही है किराए के माध्यम से, भूमि का हमने किराया दिया और ये मकान मालिक की क्या बन गई? आय बन गई। फिर उसके बाद हमने बैंक से पूंजी लिया था, बैंक से क्या लिया था? ऋण लिया था, बैंक से ऋण लिया था, और इस ऋण पर हमने क्या चुकाया? हम ब्याज चुकाए। अब ये बैंक वालों की क्या बन गई? आय बन गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने कुछ जो है टेक्नीशियन हायर किया, कुछ टाइपिस्टों को हायर किया, और फिर इनको क्या देंगे? हम श्रमिक देंगे, मतलब कि इनको हम क्या देंगे? वेतन देंगे या फिर मजदूरी देंगे। क्या देंगे बाबू? मजदूरी देंगे। मजदूरी थोड़ा सा शब्द अच्छा नहीं लगता, हम इनको वेतन देंगे। अब ये वेतन भी तो इनकी क्या है? एक प्रकार की आय हो जाएगी ना श्रमिकों की। फिर उसके बाद जो उद्यमी है, ये उद्यमी क्यों काम कर रहा है? एक लाभ के लिए, और जो लाभ होगा ये भी इसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। अब एक काम जरा करना, यहां पर जितनी भी आय जनरेट हो रही है सबकी आय को जोड़ दीजिए, सबकी आय को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, और जो आय आपको प्राप्त होगी वही क्या? आय के माध्यम से आप नेशनल इनकम की गणना करते हुए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, यहां पर अगर मैं कहूं सीधी सी बात, यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई किराया हमने कितना पेड किया, तो हमने 10,000 रुपया किराया पेड किया, ठीक। ब्याज हम कितना पेड कर रहे हैं? तो ब्याज हम 5,000 रुपया ये पेड कर रहे हैं हर महीना। कितनी बातें क्लियर? फिर उसके बाद जो है हम वेतन कितना मजदूरों का दे रहे हैं? 20,000 रुपया हम जो है मजदूरों का वेतन दे रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लाभ कितना कमा रहे हैं? अभी मान लीजिए कि हमारा जो लाभ हो रहा है 10,000 रुपया हो रहा है। अब ये जो आपको उत्पादन करने में जो आय जनरेट हुई है, अब जोड़ना जरा, 10,000 और 10,000 ए कितना हो गया? टोटल 20,000, और 20,000 ए आपका 40, और 5,000 ए आपका कितना हो गया? 45,000 हो गया। कितना हो गया बाबू? 45,000 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, ए आपको 45,000 रुपया, ए क्या हो गया? आय हो गया, कुल आय, कुल आय। तो ये क्या है? आय विधि से गणना है, आय विधि से गणना। अब कोई पूछेगा तो क्या आप बता पाओगे? कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है ना, जैसे ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए जो कंपनी होगी, कहीं ना कहीं कंपनी डाली होगी, तो जो कंपनी कहीं ना कहीं डाली होगी तो उसके लिए जरूरत क्या पड़ी होगी? एक भूमि की, जगह की जरूरत पड़ी होगी ना, उसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ी होगी ना, उसके लिए श्रमिक मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी ना, और उसको भी तो लाभ चाहिए ना, तो जाकर के इस पेन का क्या होगा? उत्पादन होगा। अब इस पेन के उत्पादन के पीछे भूमि का वो किराया पेड कर रहा है, तो यहां पर जिनकी भूमि होगी उनकी आय जनरेट होगी। फिर जो उसने पूंजी ले रखी है उसका ब्याज वो चुकाएगा, फिर श्रमिकों को वेतन देगा, फिर खुद लाभ कमाएगा। इन सब को जोड़ लेते हैं, जो भी कुल आय होगी वह आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत आप राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। वे कौन सी बातें हैं? जैसे कि अगर मैं कहूं कि हस्तांतरित कुछ जो है संपत्तियां होती हैं, क्या उसको
आप अपनी इनकम मानिएगा तो नहीं मानिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें कुछ जरूरी बातें, कौन सी जरूरी बातें आपको याद रखनी है? तो जरूरी कुछ बातें या आवश्यक बातें, आय विधि में कुछ आवश्यक बातें। आपको क्या ध्यान देना है? पहला चीज, हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। अब एक बात बताइए, ये हस्तांतरित आय क्या है, समझना जरा। जैसे सरकार विधवाओं को पेंशन दे रही है, या फिर जो है कोई वृद्ध है उसको पेंशन दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, किसानों के पास डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपया पहुंच पा रहा है। ये हस्तांतरित आय है, और इस हस्तांतरित आय को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या डीबीटी के माध्यम से जो आपके पास या किसानों के पास 2000 रुपया पहुंच पा रहा है, उस आय को नहीं जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय आय में, आय की गणना करते समय, आय की विधि की गणना करते समय, आय विधि से गणना करते समय। इतनी बातें क्लियर ना। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि आप जुआ करके कमा रहे हो, आपने कहा कि भाई हम जुआ करके हमने कमा लिया, इतनी आय हमने जनरेट कर ली, तो जुआ करके अगर आप कोई सट्टा करके कोई चीज कमा रहे हो तो वो आपकी आय नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। जुआ या सट्टा से, जुआ या सट्टा से प्राप्त धन को शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो हस्तांतरित आय, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों को शामिल नहीं करते हैं। ये आपकी क्या है? आय विधि से गणना। चलें आगे। अब एक काम करना जरा, लास्ट वाला जो मेथड है वो है व्यय विधि से गणना। तो एक हेडिंग डालिएगा, व्यय विधि से गणना। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना, व्यय विधि से। तो एकदम सीधा सा है, जैसे जब हम उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे थे, वैसे ही सेम एज इट इज यहां पर भी आपको जाना है। कैसे जाना है? एक वित्तीय वर्ष में जब हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो भी धन खर्च करें, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक वित्तीय वर्ष में हम अपने वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो भी धन खर्च करते हैं उसी को जोड़ लिया जाता है, पूरे खर्चवा को जोड़ लिया जाता है, पूरे व्यय को जोड़ लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कहा जाता है। अच्छा, जैसे अपनी प्यारी सी जो आय है, मान लेते हैं हमारी आय कितनी है? 10,000 रुपया है। कितनी बाबू? 10,000 रुपया। अब इसमें हो सकता है कि हमारा जो उपभोग हो वो कितना हो? 8,000 रुपये का ये उपभोग है। अब जायज है कि ये जो 2,000 रुपया बच रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो आय होती है वह किसका जो है जोड़ होता है? एक तो उपभोग का हो सकता है और दूसरा बचत का हो सकता है कि आपने 10,000 रुपया खर्च कर दिया हो सकता है कि कुछ आपने बचा लिया हो। तो उपभोग और बचत को जोड़ देते हैं तो आपकी क्या मिल जाती है? आय मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप खर्च कितना कर रहे हो? उपभोग अगर आपने मान लिए कि आपने उपभोग 10,000 का कर लिया, तो उस 10,000 का जो है कहां कहां पर आपने किया है, सबको जोड़ लिया आपने। किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपभोग आपका हुआ है, सबको जोड़ लिया, तो वो व्यय विधि से गणना माना जाएगा। तो व्यय विधि से जो गणना है उसके लिए थोड़ा सा आप लिखें, जो है के लिए एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर
किए जाने वाले खर्च को या व्यय को, यहां पर ब्रैकेट में व्यय लिख लीजिएगा, ठीक है ना, व्यय को जोड़कर व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब कैसे, जरा समझना जरा इसको, ये जो राष्ट्रीय आय की गणना आपने की है ना, आपने जो परिभाषा एक बताई है, आपने जो एक सेंटेंस लिखा है कि एक वित्तीय वर्ष में हमने कितना खर्च कर दिया अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर, तो किन किन फैक्टरों के माध्यम से खर्च किया जाता है। एक होता है उपभोग व्यय, तो यहां पर चार हम खर्च को लेंगे, चार प्रकार के खर्च को लेंगे और इन्हीं माध्यम से हम व्यय विधि से गणना पर राष्ट्रीय आय के पहुंच पाएंगे। पहला है इसमें, पहला उपभोग व्यय, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इसको हम ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, सी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर निवेश होता है, निवेश खर्च बोल दीजिए, निवेश खर्च। अब निवेश खर्च को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं AI, ठीक है ना। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कि उपभोक्ता किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च कर रहा है उसको, निवेश कहां पर हो रहा है, भाई निवेश करने के लिए आपको पैसा खर्च करेंगे ना, तो वो निवेश का पूरा एक्सपेंडिचर हम जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर सरकार के द्वारा क्या एक्सपेंडिचर या निवेश किया गया है, तो सरकारी खर्च, और सरकारी खर्च को हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको हम ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, जी कह सकते हैं। अब समझना जरा थोड़ा सा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और एक होता है, अब इसमें क्या है कि एक शुद्ध हम क्या करेंगे, आय या शुद्ध निर्यात हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, शुद्ध निर्यात, अब शुद्ध निर्यात में जैसे हम तब शुद्ध निर्यात कहेंगे कि विदेशों में जो हमारा निर्यात हो रहा है और जो हम आयात कर रहे हैं, हम अपने निर्यात में से जब आयात को घटा देंगे, जैसे कि हमने क्या किया, 100 रुपए का निर्यात किया, मतलब कि अपने वस्तुओं एवं सेवाओं को भेजा दूसरे देश में, लेकिन वहां से मंगा भी रहे हैं कितना, 80 रुपए का हम आयात कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा एक्सपोर्ट है, और ये हमारा क्या है, इंपोर्ट है। तो अगर हम कहें कि शुद्ध निर्यात हमारा कितना है, तो आप बताओगे कि साहब 80 माइनस 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20। ये जो 20 है ना, ये हमारा क्या है, शुद्ध निर्यात है, शुद्ध निर्यात। यही शुद्ध निर्यात यहां पर हम कह रहे हैं जोड़ने के लिए। तो शुद्ध निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब कि एक्स माइनस एम, कह सकते हैं आप निर्यात माइनस आयात, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए। अब अगर एक फार्मूले पर हम जाएं तो हम कहेंगे कि भाई उपभोग व्यय
इसको हम सी कह सकते हैं, प्लस निवेश व्यय, इसको हम क्या कह सकते हैं, आई कह सकते हैं। यहां पर सी कर लीजिए, यहां पर आई कर लीजिए, प्लस सरकारी खर्च को जोड़ लीजिए, सरकारी खर्च, इसको हम ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, जी कह सकते हैं, ठीक है ना। और प्लस फिर हम जो है यहां पर शुद्ध निर्यात कर सकते हैं। क्या शुद्ध निर्यात, मतलब कि एक्स माइनस यम कर सकते हैं। तो ये जो होगा, ये जो व्यय हो रहा है, ये जो खर्च हो रहा है, इस प्रकार की जब हम गणना करते हैं खर्च को देख करके हर फैक्टर पर कि उपभोक्ता व्यय कितना खर्च हो रहा है, उपभोग व्यय, उसके बाद निवेश व्यय, हमने निवेश क्या कर रखा है, जैसे मान लेते हैं कि हमने निवेश इस पेन पर किया है, निवेश कर रखा है कि लगभग 10 लाख रुपया निवेश कर रखा है इस पेन के उत्पादन में। तो निवेश तो रखा ना, हमने व्यय तो किया ना, खर्च किया ना इस पे, तो निवेश व्यय को भी जोड़ा जाएगा। सरकार ने तमाम रेलवे से लेकर के पुल से लेकर के तमाम चीजें बना रही है, वो भी निवेश कर रही है, उसके खर्च को भी शामिल कर लिया जाएगा। और शुद्ध निर्यात को भी शामिल कर लिया जाएगा, मतलब कि हमने जो निर्यात किया है और फिर कुछ आयात किए हैं, निर्यात में से आयात घटा देंगे, शुद्ध निर्यात प्राप्त हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ने के बाद जो हम जो है प्राप्त करते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं, नेशनल या राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। वो किस मेथड के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो हम व्यय विधि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राष्ट्रीय आय की ये सब विधियां आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पहला हमने क्या बताया, पहला हमने जो है आपको 3 विधियां बताई, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो दूसरा कि हमने अर्थव्यवस्था के जो है, एक मिनट, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने पहला उत्पादन विधि बताया कि एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर होने वाला जो खर्च होगा उसको जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है वो। अब इसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पूरा उदाहरणों के माध्यम से पूरा स्पष्ट किया। फिर उसके बाद हम आते हैं कहां पर, हम आते हैं जो है मूल्यवर्धन विधि पर, और मूल्यवर्धन को पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से हमने स्पष्ट किया। फिर उसके बाद हम आते हैं कहां, यहां पर कि उत्पादन विधि में कुछ आवश्यक बातें हैं जिनमें इन आवश्यक बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं कहां, फिर हम आते हैं आय विधि, और आय विधि में हमने कहा कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी कारक शामिल होंगे उन कारकों से जो भी आय जनरेट होगी, जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, और जो है एक उद्यमी, तो इनसे जो भी आय जनरेट होगी सबको जोड़ करके आय विधि से हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे नेशनल इनकम को। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या बताया, व्यय विधि, और व्यय विधि में हमने बताया कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर हम वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो खर्च करते हैं उसका पूरा योग अगर जोड़ लें तो क्या कहलाता है, वो व्यय विधि से नेशनल इनकम कहलाता है। और ये 4 प्रकार के जो है हम खर्च को शामिल करते हैं इसमें, उपभोग व्यय जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, निवेश खर्च जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, सरकारी खर्च जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और शुद्ध निर्यात मतलब कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम। ए फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इस फार्मूले को आप भूलिएगा मत, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलें आगे, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक के साथ, काफी ज्यादा नहीं तो लंबा क्लास हो जाएगा। तो आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू।